हिमालय की अग्रिम चौकियों पर हवा अभी भी किसी धारदार चाकू की तरह तेज थी। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर धूल के गुबार उड़ाती हुई एक साफ सुथरी सामरिक कमान वाहन तेजी से अंदर आई। वाहन से जो उतरी वह 30 की उम्र के आसपास की एक महिला सैनिक हवलदार प्रिया सिंह थी। कड़ी इस्त्री की हुई वर्दी, सधा हुआ आसन और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में एक गहरी दृढ़ चमक यह साबित कर रही थी कि वह कोई साधारण सैनिक नहीं थी। जय हिंद। आज से मैं हवलदार प्रिया सिंह अल्फा कंपनी के उप कंपनी कमांडर के रूप में कार्यभार संभालने की रिपोर्ट करती हूं। कंपनी कमांडर के दफ्तर के दरवाजे के सामने से उसने बुलंद आवाज में रिपोर्ट किया। कुछ देर बाद अंदर से एक सुस्त आवाज आई, अंदर आ जाओ। कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम राठौर अपनी कुर्सी पर लगभग लेटा हुआ था और स्मार्टफोन देख रहा था। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और अपनी नापसंदगी छिपा नहीं सका। एक महिला सैनिक, और वह भी उप कमांडर के तौर पर। आलाकमान भी न जाने क्या सोचता है। क्या हमारी कंपनी बच्चों का खेल का मैदान है? कैप्टन साहब, मेरा मानना है कि पद और कर्तव्य का लिंग से कोई संबंध नहीं है। मुझे सौंपा गया हर कार्य में पूरी निष्ठा से पूरा करूंगी। प्रिया की आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। कैप्टन राठौर हंसा और हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा यह महान सैनिक जज्बा हम आगे देख लेंगे। अब जाओ और सूबेदार साहब से काम समझ लो। यह पहली मुलाकात अपमानजनक थी, लेकिन प्रिया ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और सलामी देकर चुपचाप बाहर चली गई। उसे इस तरह के पूर्वाग्रहों की आदत थी, बल्कि यही वह चाहती भी थी। हवलदार प्रिया सिंह, उसकी मां भारतीय सेना की एक प्रमुख हस्ती, 14वीं कोर के तहत 8वीं पर्वतीय डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह थी। लोग उन्हें लौ महिला कहते थे। उसकी बड़ी ताई यानी मेजर जनरल मीरा सिंह की जेठानी भारत की पहली महिला पैरा एसएफ कमांडर और वर्तमान में एक पैरा विशेष बल की कमान संभालने वाली मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी थी। वह एक जीती जागती किंवदंती थी। अंत में उसकी छोटी मौसी सेना मुख्यालय की केंद्रीय जांच इकाई की प्रमुख कर्नल सुनीता सिंह थी। वह सेना के भीतर सभी भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सैन्य पुलिस की मुखिया थी। इतनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाली प्रिया इस अग्रिम चौकी पर एक पैदल सेना कंपनी की उप कमांडर के रूप में क्यों आई? कारण केवल एक था, उसका अपना विश्वास। सेना में शामिल होने से पहले उसने अपनी मां मेजर जनरल मीरा सिंह से विनती की थी, मां, जब मैंने सैनिक का रास्ता चुना है तो मैं किसी भी पृष्ठभूमि की मदद नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूं कि मुझे मेरी काबिलियत से परखा जाए और मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ूं। कृपया मेरे सेवा रिकॉर्ड से आपसे जुड़ी हर जानकारी हटा दें। मुझे एक साधारण सैनिक प्रिया सिंह के रूप में जीने दें। बेटी की दृढ़ आंखों में अपनी जवानी की झलक देखकर मेजर जनरल मीरा सिंह ने बहुत सोचने के बाद अनुमति दे दी। उन्होंने रक्षा कार्मिक सूचना प्रणाली तक पहुंचने के अपने सीमित अधिकार का उपयोग करके अपनी बेटी की पारिवारिक जानकारी को केवल सैन्य परिवार विस्तृत जानकारी गोपनीय के स्तर 2 पर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप अब पूरी सेना में कुछ गिने चुने लोग ही हवलदार प्रिया सिंह की पृष्ठभूमि जानते थे। प्रिया अपनी मां की छाया के बजाय अपनी मेहनत से चमकने वाला सितारा बनना चाहती थी। उसने गैर कमीशन अधिकारी अकादमी में शीर्ष स्थान हासिल किया था और विशेष सैनिक का दर्जा पाने के साथ साथ विभिन्न सामरिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतकर अपनी क्षमता साबित की थी। उसका सैनिक जज्बा सच्चा था, लेकिन अल्फा कंपनी जहां वह नई आई थी, उसके आदर्शों से बहुत अलग थी। अल्फा कंपनी का माहौल अजीब तरह से विकृत था। जवानों की आंखों में कोई चमक नहीं थी और अधिकारी केवल कैप्टन विक्रम राठौर की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते थे। कैप्टन राठौर एक विशिष्ट प्रकार का कमांडर था जो अपने से ऊपर वालों के सामने विनम्र और अपने अधीन लोगों के लिए एक अत्याचारी था। प्रिया ने अपने पहले सप्ताह में कंपनी की समस्याओं को समझना शुरू कर दिया। गोला बारूद का प्रबंधन अस्त व्यस्त था, व्यक्तिगत उपकरणों की स्थिति खराब थी और सबसे बढ़कर जवानों के बीच एक अदृश्य हिंसा और अलगाव का माहौल था। प्रिया ने प्रशासनिक सूबेदार बलवान सिंह से सावधानी से बात की। सूबेदार साहब, कंपनी के जवानों की हालत ठीक नहीं लग रही है। खासकर सिपाही रामपाल बहुत सहमा हुआ लगता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सूबेदार बलवान सिंह एक अनुभवी सैनिक था। उसने प्रिया की आंखों से बचते हुए लापरवाही से जवाब दिया, हवलदार साहिबा, शुरुआत से ही इतना जोश मत दिखाइए। यहां के लड़के सब ऐसे ही हैं। बेकार में मुसीबत मोल मत लीजिए और कैप्टन साहब का मिजाज ठीक रखिए। यही यहां शांति से नौकरी करने का तरीका है। वह पूरी तरह से कैप्टन राठौर के तरीकों में ढल चुका था। प्रिया ने हार नहीं मानी। वह खुद जवानों से संवाद करने की कोशिश करने लगी। वह खाली समय में बैरकों में जाकर उनसे बात करती और प्रशिक्षण के दौरान पीछे रह जाने वाले जवानों का सामान उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करती। शुरुआत में सतर्क रहने वाले जवान धीरे धीरे खुलने लगे थे, लेकिन यह सब कैप्टन विक्रम राठौर देख रहा था। उसकी नजर में प्रिया की हरकतें उसके नेतृत्व के लिए एक चुनौती और कंपनी की स्थिरता के लिए एक खतरनाक कार्य थी। उसने प्रिया को अपने दफ्तर में बुलाया। हवलदार सिंह,
ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई परामर्श केंद्र है? तुम्हारा काम जवानों के साथ गपशप करना नहीं है, बल्कि मेरे दिए गए आदेशों का ठीक से पालन करना है। फालतू के काम मत करो। कैप्टन साहब, एक उप कमांडर का कर्तव्य कंपनी कमांडर की सहायता करना, जवानों का प्रबंधन करना और युद्ध क्षमता बनाए रखना है। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रही हूं। जबान लड़ाती हो, यह कहां से सीखा है? अब मुझे समझ में आया कि मैं महिला सैनिकों को क्यों पसंद नहीं करता। भावुक, अकुशल और संगठन के पदानुक्रम को फावर करती है। कैप्टन राठौर की आवाज ऊंची होती गई। उसने मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, मेरी कंपनी में मेरे तरीके से काम होगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यहां का राजा और कानून मैं ही हूं, समझी? प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने महसूस किया कि उसे यहां पीछे नहीं हटना चाहिए। यह केवल विचारों का मतभेद नहीं था, यह अन्याय के सामने समर्पण या प्रतिरोध का चौराहा था। मैं अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन नहीं कर सकती। उसे एक वाक्य से कंपनी कमांडर के दफ्तर की हवा जम गई। कैप्टन विक्रम राठौर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रिया को घूरते हुए एक जानलेवा आवाज में कहा, ठीक है, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है, अब देखते हैं यह कहां तक जाता है। हवलदार सिंह। उस दिन के बाद कैप्टन विक्रम राठौर का अदृश्य प्रहार हवलदार प्रिया सिंह की ओर निर्देशित हो गया। कैप्टन का बदला सूक्ष्म और लगातार था। वह जानबूझकर प्रिया को ऐसे काम सौंपता जिन्हें पूरा करना असंभव था, जैसे कि एक रात में पूरी कंपनी के पुराने उपकरणों की सूची हाथ से तैयार करने का आदेश देना, या सुबह तड़के पूरी कंपनी को पूर्ण सैन्य साजो सामान के साथ आपातकालीन सभा के लिए बुलाना और फिर प्रिया की तैयारी में 1 मिनट की देरी के लिए पूरी कंपनी के सामने उसे अपमानित करना। एक उप कमांडर की वजह से पूरी कंपनी को यह परेशानी हो रही है। तुम्हारी वजह से हमारी युद्ध क्षमता कितनी कम हो रही है, तुम्हें पता है? क्या तुम्हें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? जवान कुछ नहीं कह सके, लेकिन उनकी नाराजगी भरी निगाहें सीधे प्रिया पर थीं। कैप्टन राठौर प्रिया को अलग थलग करने के लिए जवानों का इस्तेमाल कर रहा था। सबसे अपमानजनक घटना कंपनी के सामरिक प्रशिक्षण मूल्यांकन के दौरान हुई। प्रिया एक सेक्शन कमांडर के रूप में अपने सेक्शन को लक्ष्य की ओर ले जा रही थी। उसकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व त्रुटिहीन थे। तभी अचानक रेडियो पर कैप्टन राठौर की आवाज आई, अल्फा सेक्शन, वर्तमान स्थिति से तुरंत पीछे हटो। 300 मीटर पीछे की पहाड़ी पर फिर से इकट्ठा हो। कारण मत पूछो, तुरंत कार्रवाई करो। यह एक समझ से बाहर का आदेश था। लक्ष्य बस कुछ ही दूर था और पीछे हटना एक स्पष्ट सामरिक विफलता थी। प्रिया ने रेडियो उठाया, कमांडर, यह अल्फा सेक्शन लीडर है। दुश्मन का प्रतिरोध मामूली है और लक्ष्य पर कब्जा संभव है। पीछे हटने के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हूं। चुप रहो। क्या तुम मेरे आदेश पर सवाल उठा रही हो? तुरंत पीछे हटो, यह एक आदेश है। अंत में प्रिया को अपने जवानों के साथ पीछे हटना पड़ा। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कैप्टन राठौर ने सभी जवानों की सभा में प्रिया की ओर इशारा किया। इस प्रशिक्षण की विफलता का कारण पूरी तरह से अल्फा सेक्शन लीडर हवलदार प्रिया सिंह है। इसने कंपनी कमांडर के आदेश को नजरअंदाज किया और मनमाने ढंग से काम करने की कोशिश करके पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता कि इस तरह की मानसिकता के साथ यह उप कमांडर का कर्तव्य कैसे निभाएगी। यह एक सफेद झूठ था। उसने अपने ही आदेश को तोड़ मरोड़ कर सारी जिम्मेदारी प्रिया पर डाल दी थी। सेक्शन के जवान सच्चाई जानते थे, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन राठौर की डरावनी आंखों के सामने केवल चुप्पी ही विकल्प थी। उस रात प्रिया ने अकेले गोला बारूद के गोदाम के पास बैठकर बार बार अपना पिट्ठू पैक किया और खोला। गुस्सा और लाचारी ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। एक सैनिक के रूप में उसके सम्मान और गौरव को गहरी ठेस पहुंची थी। यह सिर्फ उत्पीड़न नहीं था, यह उसके अस्तित्व को नकारने और कुचलने का एक दुर्भावनापूर्ण हमला था। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। बस एक फोन कॉल से यह सारा अन्याय तुरंत समाप्त हो सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। यह एक पहाड़ था जिसे उसे अपनी ताकत से पार करना था। मैं एक सैनिक हूं, मैं प्रिया सिंह हूं, मैं यहां टूट नहीं सकती। उसने अपने आंसू पी लिए और रात भर अपना पिट्ठू पैक करती और खोलती रही। यह वह क्षण था जब उसके फौलादी दिल पर पहला घाव लगा था। कैप्टन राठौर की चाल सफल रही। कंपनी के भीतर हवलदार प्रिया सिंह को एक समस्याग्रस्त, स्वार्थी और इनफ्लेक्सिबल अधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। जवान उससे बचते थे और अन्य अधिकारी खुले तौर पर उसे नजरअंदाज करते थे। वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसका एकमात्र सुकून शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष था। हर सुबह जब सब सो रहे होते, वह उठकर सैंडबैग पर मुक्के मारती और वजन उठाती। जब पसीना बारिश की तरह बहता तो वह कुछ देर के लिए अपना अपमान भूल जाती। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होता गया, उसके मन की बीमारी गहरी होती गई। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। कैप्टन राठौर की गालियां और सहकर्मियों की ठंडी निगाहें उसके कानों में गूंजती रहती। उसका खाना भी काफी कम हो गया था।
एक समय की विशेष सैनिक का शरीर धीरे धीरे सूख रहा था। एक दिन एक नया सिपाही जिसे प्रिया पसंद करती थी, रोते हुए उसके पास आया। ऊप कमांडर मैडम, मैं बहुत परेशान हूं। हवलदार शर्मा मुझे हर रात सोने नहीं देते और मेरे लॉकर से बिस्कुट चुरा कर खाते और उल्टा मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगाते हैं। मैंने सूबेदार साहब से शिकायत की तो उन्होंने बस चुप रहने को कहा। प्रिया की आंखें तेज हो गईं। उसने तुरंत हवलदार शर्मा को बुलाकर सच्चाई की पुष्टि की। हवलदार शर्मा ने बेशर्मी से इनकार कर दिया। यह मामला अंततः कैप्टन राठौर को रिपोर्ट किया गया। कैप्टन राठौर ने सिपाही, हवलदार शर्मा और प्रिया को अपने दफ्तर में बुलाया। फिर उसने सिपाही से पूछा, सिपाही, क्या तुमने जाकर हवलदार सिंह से चुगली की? सिपाही डर के मारे सिर झुकाए खड़ा रहा। कैप्टन राठौर ने प्रिया की ओर देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हवलदार सिंह, तुम फिर से सार खड़ी कर रही हो। लड़कों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, क्या इसे इतना बड़ा बनाना जरूरी है? तुम्हारी वजह से इन लड़कों की नौकरी मुश्किल हो रही है। और फिर उसने सबके सामने सिपाही के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। इतनी कमजोर मानसिकता के साथ सेना में कैसे रहोगे? आगे से ऐसी बातों के लिए उप कमांडर मैडम को परेशान मत करना, समझिए। सिपाही फूट फूट कर रोने लगा और हवलदार शर्मा ने विजयी मुस्कान के साथ होंठ सिकोड़े। प्रिया को लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून खौल रहा है। कैप्टन साहब, एक जवान पर हाथ उठाना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। तुरंत माफी मांगिए। क्या माफी? मैं क्यों? यह नेतृत्व का हिस्सा है, एक सबक। तुम जो सेना के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम क्या समझोगी? तुम मेरे नेतृत्व में हस्तक्षेप मत करो, तुरंत बाहर जाओ। प्रिया अपनी जगह से नहीं हिली। उसने सिपाही को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और कैप्टन राठौर को घूर कर देखा। जब तक मैं यहां हूं, मैं और हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसी क्षण कैप्टन राठौर के सब्र का बांध टूट गया। उसने पास में रखी फाइलों का बंडल उठाकर प्रिया के कंधे पर दे मारा। यह सच में पागल हो गई है, वरिष्ठ अधिकारी से बगावत। एक भारी आवाज के साथ प्रिया का शरीर लड़खड़ा गया। उसके कंधे में तेज दर्द उठा, लेकिन उसने बिना चीखे सीधे खड़े होकर कैप्टन राठौर को देखा। उसकी आंखें कह रही थीं, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। उस घटना के बाद प्रिया पर आधिकारिक तौर पर वरिष्ठ अधिकारी से बगावत का दाग लग गया। कैप्टन राठौर ने बटालियन कमांडर को झूठी रिपोर्ट दी कि नई महिला एनएसयू सैन्य अनुशासन को बिल्कुल नहीं समझती, हर बात पर विद्रोह करती है और यहां तक कि जवानों को भड़काकर कमान श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बटालियन कमांडर ने कैप्टन राठौर की बात पर विश्वास कर लिया और प्रिया को बुलाकर कड़ी चेतावनी दी। अब उसके किले में कोई नहीं आता जाता था। उसने खुद को बचाने के लिए दीवारें और ऊंची कर ली, लेकिन वह अंदर ही अंदर अकेले ढह रही थी। समय बीतने के साथ प्रिया की हालत बिगड़ती गई। रात में उसे बुरे सपने आते और दिन में बिना किसी कारण के सिर दर्द और चक्कर उसे परेशान करते। उसकी उंगलियों के सिरे सुन्न हो जाते और कभी कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध हल्के से कांपने लगते। एक बार शूटिंग अभ्यास के दौरान निशाना साधते समय उसका हाथ कांप गया और वह लक्ष्य से चूक गई। एक अचूक निशानेबाज के लिए यह एक असंभव बात थी। कैप्टन राठौर ने यह मौका नहीं छोड़ा। देखा, मैंने क्या कहा था, इसीलिए महिला सैनिक नहीं होनी चाहिए। थोड़े से तनाव में हाथ कांप रहे हैं, युद्ध हुआ तो सबसे पहले भाग जाएगी। सहकर्मियों की हंसी उसकी पीठ में छुरे की तरह चुभ गई। प्रिया कोई सफाई नहीं दे सकी। उसे खुद नहीं पता था कि उसका शरीर ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बस ये मान लिया कि यह अत्यधिक तनाव के कारण है और थोड़ा और सहने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लक्षण और भी बदतर होते गए। एक बार मेस में वह अपनी थाली लेकर जा रही थी कि अचानक उसके पैरों की ताकत चली गई और वह वहीं बैठ गई। थाली जमीन पर गिरकर जोर से बजी और सबका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। कैप्टन राठौर इंतजार कर रहा था। वह पास आया और ताना मारा, हवलदार सिंह, तुम तो कमाल कर रही हो। क्या खाना खाने की भी ताकत नहीं है? इतनी कमजोर होकर क्या सैनिक बनोगी? तुरंत एमआई रूम जाओ, या बेहतर होगा कि घर जाकर अपनी मां का दूध पियो। मां शब्द ने प्रिया के दिल को छेद दिया। उसने कुछ न होने का नाटक करते हुए जमीन साफ की और उठी, लेकिन उसके पैर इतने कांप रहे थे कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था। उसका शरीर स्पष्ट चेतावनी संकेत दे रहा था, जैसे एक टूटे हुए कंपास की तरह। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शरीर अपनी मनमानी कर रहा था। उसका पुराना विश्वास कि मानसिक शक्ति से शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है जड़ से हिल रहा था। वह एमआई रूम गई। सैन्य चिकित्सक ने उसकी कहानी सुनी, कुछ न्यूरोलॉजिकल परीक्षण किए और सिर हिलाया। लगता है तनाव प्रेरित न्यूरोस्थेनिया है, लेकिन लक्षण थोड़े अस्पष्ट हैं। मैं आपको कुछ शामक और विटामिन लिख रहा हूं, आप आराम करें। अगर कोई सुधार नहीं होता है तो आपको बड़े अस्पताल जाना हो। लेकिन कैप्टन राठौर ने प्रिया को आराम करने का समय नहीं दिया। उसने उस पर बीमारी का नाटक करने का आरोप लगाया और उसे और भी क्रूरता से प्रताड़ित किया। उसने उसे लगातार रात की संतरी ड्यूटी पर लगाया और हर तरह के छोटे मोटे काम सौंप दिए। ऐसे दिन आने लगे जब प्रिया को दिन में केवल 2-3 घंटे ही सोने को मिलता।
उसका शरीर और मन अपनी सीमा पर पहुंच रहे थे। एक समय की फौलादी इच्छा अब जंग खाकर टूटने की कगार पर थी। एक दिशाहीन कंपास की सुई की तरह उसका जीवन खतरनाक रूप से डगमगा रहा था। उस सर्दियों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने हिमालय की उस घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। ऐसे दिन में कैप्टन विक्रम राठौर ने कठोर शीतकालीन सामरिक प्रशिक्षण आयोजित किया। ऐसे मौसम में प्रशिक्षण से ही असली युद्ध क्षमता विकसित होती है। किसी को कोई आपत्ति है, उसकी पागलपन भरी आंखों के सामने किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। प्रशिक्षण की तीव्रता कल्पना से परे थी। खासकर कैप्टन राठौर ने प्रिया को निशाना बनाया। उसने प्रिया को सबसे भारी पिट्ठू और संचार उपकरण दिए और सबसे ऊबड़ खाबड़ खोज और गश्त का मार्ग सौंपा। प्रशिक्षण के तीसरे दिन की रात प्रिया का शरीर पहले से ही ठीक नहीं था। उसके हाथ पैर लगभग सुन्न हो चुके थे और उसका सिर फटने को हो रहा था। उसकी जांघों और बाहों में रुक रुक कर मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी। उसने दांत भींचकर सहन किया। यहां गिरना सैनिक प्रिया सिंह की मौत के बराबर था। तभी रेडियो पर कैप्टन राठौर का आदेश आया, हवलदार सिंह, वर्तमान स्थिति से 3 किलोमीटर आगे 905 चोटी के अकेले गश्त करो और रिपोर्ट करो। 1 घंटे के भीतर लौटो, कार्रवाई करो। यह एक पागलपन था। घने अंधेरे और हार्ड कंपा देने वाली ठंड में बर्फ से ढके ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर अकेले जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। एक अन्य अधिकारी ने सावधानी से उसे रोकने की कोशिश की। कैप्टन साहब, यह बहुत खतरनाक है, कम से कम 2 लोगों की टीम भेजनी चाहिए। कैप्टन राठौर ने उसे डांटा, चुप रहो, हमारी हवलदार सिंह एक विशेष सैनिक है, यह उसके लिए बच्चों का खेल है ना हवलदार सिंह? प्रिया के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं थी। वह बस चुपचाप उठी और अंधेरे में चली गई। यह एक आदेश था और एक सैनिक को आदेश का पालन करना होता है, भले ही वह मौत का रास्ता क्यों ना हो। एक एक कदम उठाना पीड़ादायक था। हर सांस के साथ फेफड़े जमते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे मतिभ्रम होने लगा। मां का चेहरा, बड़ी ताई की खिलखिलाती हंसी, छोटी मौसी की सख्त लेकिन गर्मजोशी भरी आंखें उसके सामने से गुजर गईं। क्या यह अंत है? आखिरकार उसके शरीर ने उसकी इच्छा का नियंत्रण खो दिया। अचानक उसके पैर अकड़ गए और वह आगे की ओर गिर गई। उसका सिर एक चट्टान के कोने से जोर से टकराया। धुंधली होती चेतना के बीच उसने अपनी आखिरी ताकत से रेडियो का ट्रांसमिशन बटन दबाया। यह अल्फा हवलदार सिंह संकट में, वह उसका आखिरी शब्द था। उसका शरीर ठंडी बर्फ पर बेजान होकर गिर गया। आसमान से बेपरवाह बर्फ के फाहे उसके शरीर पर धीरे धीरे जमा हो रहे थे। एक फौलादी लिली आखिरकार जमी हुई जमीन पर टूट गई थी। जैसे ही प्रिया का रेडियो शांत हुआ, कमांड टेंट के अंदर का माहौल तुरंत ठंडा हो गया। जिस अधिकारी ने कैप्टन राठौर को रोका था, वह घबराकर चिल्लाया, कैप्टन साहब, लगता है हवलदार सिंह के साथ कुछ हो गया है, हमें तुरंत एक खोज दल भेजना चाहिए। कैप्टन राठौर ने गुस्से में गाली दी, लानत है, उस लड़की की वजह से यह क्या मुसीबत है। कहीं वह नाटक तो नहीं कर रही? लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने अनिच्छा से खोज दल बनाने का आदेश दिया। खोज दल को बर्फ में गिरी प्रिया को खोजने में 30 मिनट लग गए। वह बेहोश थी और उसका शरीर का तापमान खतरनाक रूप से गिर गया था। उसके सिर से खून बह रहा था, जिससे सफेद बर्फ लाल हो गई थी। उसे तुरंत डिवीजन के मेडिकल बेस में ले जाया गया, जहां उसे आपातकालीन उपचार दिया गया, लेकिन वह होश में नहीं आई। सैन्य चिकित्सक ने कैप्टन राठौर को अलग बुलाकर गंभीर चेहरे से कहा, सिर पर लगी चोट एक समस्या है, लेकिन लंबे समय तक हाइपोथर्मिया के संपर्क में रहना ज्यादा गंभीर है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने की संभावना है। यह हमारे स्तर पर हल होने वाली समस्या नहीं है। उसे तुरंत सेना के अनुसंधान एवं रेफरल R&R अस्पताल दिल्ली भेजना होगा। कैप्टन राठौर का चेहरा सफेद पड़ गया। मामला नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उसने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए चालाकी से सोचना शुरू कर दिया। उसने साथ गए अधिकारियों और जवानों को बुलाकर कहानी गढ़ी। ध्यान से सुनो। हवलदार सिंह प्रशिक्षण के दौरान अपनी लापरवाही से फिसलकर गिर गई। मैंने कोई अनुचित आदेश नहीं दिया, बल्कि वह अपने जोश में अकेले कार्रवाई करने चली गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। समझे? कोई भी फालतू बात करके मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेगा। उसकी धमकी से डरे हुए जवानों ने चुपचाप सहमति दे दी। इस तरह प्रिया की दुर्घटना को व्यक्तिगत लापरवाही के कारण हुई एक सुरक्षा घटना के रूप में बटालियन कमांड को रिपोर्ट किया गया। जब एम्बुलेंस तेज सायरन बजाते हुए R&R अस्पताल की ओर दौड़ रही थी, प्रिया एक गहरे अंधेरे में जीवन और मृत्यु से जूझ रही थी। उसके मस्तिष्क के अंदर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। हाइपोथर्मिया के कारण रक्त प्रवाह में कमी और सिर पर लगी चोट के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं चीख रही थीं और मर रही थी। जिस सैनिक जीवन को
वह इतनी शिद्दत से बचाना चाहती थी और उसका पूरा भविष्य हवा के झोंके के सामने एक मोमबत्ती की तरह खतरनाक रूप से कांप रहा था। R&R अस्पताल, गहन चिकित्सा इकाई, आईसीयू। विभिन्न चिकित्सा उपकरणों से घिरी प्रिया कई दिनों के बाद मुश्किल से होश में आई, लेकिन जो हकीकत उसका इंतजार कर रही थी वह भयानक थी। हवलदार सिंह, क्या आप होश में हैं? मेरी उंगलियां कितनी दिख रही हैं? डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी और बड़ी समस्या शरीर के साथ थी। उसने अपनी दाहिनी बांह और पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसे थे जैसे उसके अपने न हो, अपनी मर्जी से अकड़ जाते या बुरी तरह कांपने लगते। जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसकी जबान लड़खड़ा गई और केवल अस्पष्ट शब्द निकले। डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? कई दिनों तक विस्तृत जांच चली, MRI, EG, EMG। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। अंत में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रिया के कमरे में आए। उन्होंने मुश्किल से बोलना शुरू किया। हवलदार प्रिया सिंह, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। हाइपोथर्मिया के कारण मस्तिष्क क्षति और दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के संयोजन से मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थायी क्षति की पुष्टि हुई है। वह कुछ देर रुका और फिर सबसे क्रूर शब्द बोला, निदान है, अधिग्रहित सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी, वह शब्द प्रिया के दिमाग में बिजली की तरह गिरा। ऐसा लगा जैसे दुनिया ढह गई। एक सैनिक, एक विशेष सैनिक जो अपनी ताकत से एक सितारा बनने का सपना देखती थी, प्रिया सिंह का जीवन पूरी तरह से नकार दिया गया था। अब वह बंदूक पकड़ना तो दूर, ठीक से चल और बोल भी नहीं सकती थी। वह एक विकलांग बन गई थी। निराशा के गर्त में गिरी प्रिया ने कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया और केवल आंसू बहाती रही। कैप्टन विक्रम राठौर का चेहरा, सहकर्मियों की हंसी, ठंडी बर्फ का स्पर्श बुरे सपनों की तरह उसे सताते रहे। एक सैनिक के रूप में सम्मान, भविष्य, सब कुछ खत्म हो गया था। जब वह सब कुछ छोड़ने वाली थी, अचानक उसे एक चेहरा याद आया। मां, हमेशा मजबूत और सख्त, लेकिन किसी से भी ज्यादा उसे प्यार करने वाली मां। वह अपनी मां को इस हाल में नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वह इस तरह अन्यायपूर्ण तरीके से सब कुछ दफन नहीं कर सकती थी। यह अब सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई नहीं थी। मैं हारी नहीं हूं, यह अन्याय के खिलाफ एक युद्ध था। उसने फैसला किया। कांपते हुए बाएं हाथ से उसने मुश्किल से बेडसाइड टेबल पर रखा स्मार्टफोन उठाया। स्क्रीन को छूने के लिए भी दर्जनों प्रयास करने पड़े। अंत में उसने स्पीड डायल नंबर 1 को देर तक दबाया। घंटी कुछ बार बजी और फिर एक जानी पहचानी लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज आई, प्रिया। वह मां थी। प्रिया ने फूटते हुए रोने को मुश्किल से रोका और लड़खड़ाती लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मां, मैं प्रिया, मुझे थोड़ी तकलीफ है। उसकी आवाज, उसकी कंपकंपी और दर्द को मेजर जनरल मीरा सिंह ने तुरंत पहचान लिया। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। यह तूफान से पहले की शांति थी। कहां हो तुम? अभी कहां हो? R&R अस्पताल। ठीक है, तुम कोई चिंता मत करो और वहीं रहो, मां आ रही। फोन कट गया। प्रिया ने स्मार्टफोन गिरा दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी बची खुची सारी ताकत खत्म हो गई हो, लेकिन अजीब तरह से उसका मन शांत हो गया था। वह अब अकेली नहीं थी। उसने भारत में सबसे शक्तिशाली तूफान को बुलाने वाला बटन अपने हाथों से दबाया था। प्रिया के कमरे से बाहर निकलकर न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख एक उदास चेहरे के साथ अपने दफ्तर लौटे। उन्होंने उस निदान पत्र को देखा जिस पर लिखा था, अधिग्रहित सेरेब्रल पाल्सी, अभिघातजन्य तनाव विकार और निम्न तापमान के संपर्क में आने के कारण सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स को क्षति। एक युवा और प्रतिभाशाली सैनिक का जीवन इस तरह बर्बाद हो गया था। इस तथ्य ने एक डॉक्टर के रूप में उन पर भारी जिम्मेदारी डाल दी थी। उन्होंने निदान पत्र के साथ संलग्न दुर्घटना रिपोर्ट को फिर से पढ़ा। कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत लापरवाही के कारण फिसलने और सुरक्षा दुर्घटना, कुछ तो गड़बड़ थी। प्रिया की चोट की गंभीरता केवल फिसलने से होने वाली चोट से कहीं ज्यादा थी। खासकर लंबे समय तक हाइपोथर्मिया के संपर्क में रहना उनके मन में खटक रहा था। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करके उस यूनिट अल्फा कंपनी के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जहां प्रिया तैनात थी, और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। प्रिया ने यूनिट में आने के बाद सिर दर्द, चक्कर और हाथ कांपने जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के लिए कई बार MI रूम का दौरा किया था। स्पष्ट चेतावनी के संकेत होने के बावजूद यूनिट ने बिना किसी कार्रवाई के उसे कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण में भेज दिया था। यह केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकती। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी अंतरात्मा के अनुसार इस तथ्य की सूचना उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए। लेकिन डोईफुंग एक अग्रिम पैदल सेना इकाई थी। सेना के बंद संगठन की प्रकृति के कारण एक अकेले सैन्य चिकित्सक की चिंता को आसानी से खारिज किया जा सकता था। उल्टा उन्हें ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। जब वह सोच रहे थे
उनकी मेज पर रखा फोन जोर से बजा। कॉलर आईडी पर सेना मुख्यालय 8वीं पर्वतीय डिवीजन कमांडर कार्यालय लिखा था। उन्होंने सूखी लार निगलते हुए रिसीवर उठाया। जय हिंद, मैं R&R अस्पताल से मेजर अजय वर्मा न्यूरोलॉजी विभाग का प्रमुख बोल रहा हूं। रिसीवर के दूसरी तरफ से एक ठंडी और शक्तिशाली करिश्मे वाली महिला की आवाज आई। मैं 8वीं डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह बोल रही हूं। मैं आपके अस्पताल में भर्ती हवलदार प्रिया सिंह के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं। मेजर जनरल मीरा सिंह, लौ महिला के नाम से जानी जाने वाली प्रसिद्ध कमांडर। मेजर वर्मा अनजाने में सीधे होकर बैठ गए। जी मैडम, कृपया बताइए। हवलदार सिंह की सटीक स्थिति, निदान और बीमारी के कारण के बारे में बिना किसी लाग लपेट के रिपोर्ट करें। चिकित्सा निष्कर्षों के आधार पर एक भी झूठ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो डॉक्टर की अंतरात्मा को भेद रही थी। मेजर वर्मा ने फैसला किया कि अब और संकोच करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उन सभी तथ्यों को बता दिया जिनकी उन्होंने पुष्टि की थी। प्रिया का सेरेब्रल पाल्सी का निदान, दुर्घटना से पहले लगातार न्यूरोलॉजिकल लक्षण और यूनिट की संदिग्ध दुर्घटना रिपोर्ट। मैडम, मेरी चिकित्सा राय में हवलदार सिंह की स्थिति लंबे समय तक अत्यधिक तनाव और शारीरिक दबाव के संचय के बाद अंतिम प्रहार के रूप में हाइपोथर्मिया और सिर की चोट के कारण हुई है। इसे केवल एक सुरक्षा दुर्घटना मानना संदिग्ध है। रिसीवर के दूसरी तरफ कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। एक घुटन भरी खामोशी छा गई। अंत में मेजर जनरल मीरा सिंह ने फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा धीमी और ठंडी हो गई थी। मैं समझ गई मेजर, सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद। हवलदार सिंह के सभी मेडिकल रिकॉर्ड और निष्कर्षों को तुरंत सुरक्षित करें और बाहर किसी को भी इसकी जानकारी न दें। और कल सुबह तक देश के सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके सीधे मुझे रिपोर्ट करें। यह मेरा आदेश है। जय हिंद। समझ गया मैडम। फोन कटने के बाद मेजर वर्मा ने अपनी पीठ पर बहते ठंडे पसीने को महसूस किया। उन्होंने अनुमान लगा लिया था, एक जबरदस्त तूफान आ रहा था और उस तूफान का केंद्र वह छोटी सी अग्रिम चौकी थी जहां हवलदार प्रिया सिंह ने सेवा की थी। प्रिया से बात खत्म करने के बाद मेजर जनरल मीरा सिंह अपनी दफ्तर की कुर्सी पर गहरी धंस गई। एक दो सितारा जनरल का दबदबा गायब हो गया था और केवल बेटी की दर्द भरी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। मां, मुझे तकलीफ है। उसकी लड़खड़ाती जबान, उसकी हांफती सांसें, दशकों तक युद्ध के मैदान में तपी हुई उनकी इंद्रियों ने बता दिया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ भयानक हुआ है। सैन्य चिकित्सक की सेरेब्रल पाल्सी की रिपोर्ट ने उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उनकी गौरवान्वित बेटी, जिसने अपनी मां की पृष्ठभूमि को मिटाने के लिए कहा था ताकि वह अपनी ताकत से दुनिया का सामना कर सके, वह बेटी सेना के नाम पर हुई हिंसा के कारण गिर गई थी। उनकी आंखों से गर्म आंसू छलक पड़े। लेकिन यह दुखी होने का समय नहीं था, यह क्रोधित होने और कार्रवाई करने का समय था। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जीवन भर सेना में रहकर उन्होंने जिन सिद्धांतों का पालन किया था, देश के प्रति निष्ठा, एक सैनिक के रूप में सम्मान, वे सब उनकी बेटी के दर्द के सामने ढहते हुए लग रहे थे। नहीं, बल्कि इसीलिए उन्हें इसे ठीक करना था। अगर सड़े हुए घाव को नहीं काटा गया तो पूरी सेना सड़ जाएगी। उन्होंने रिसीवर उठाया। पहला फोन पैरा SF कमांड को था। मैं मीरा सिंह बोल रही हूं, मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी से बात कराओ तुरंत। कुछ देर बाद एक बुलंद और शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। वह भारत की पहली महिला पैरा SF कमांडर मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी थी। वह मेजर जनरल मीरा सिंह की जेठानी और प्रिया की बड़ी ताई थी। दीदी, इस समय कैसे याद किया? अंजलि, कल सुबह मेरे लिए सबसे तेज हेलीकॉप्टर तैयार रखना। मंजिल 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन। तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना है। मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी ने मेजर जनरल मीरा सिंह की आवाज में छिपी गंभीरता को तुरंत समझ लिया। उन्होंने कारण नहीं पूछा। ठीक है दीदी, कल सुबह 8 बजे तक आपके डिवीजन मुख्यालय पर हेलीकॉप्टर भेज दूंगी। दूसरा फोन सेना मुख्यालय की केंद्रीय जांच इकाई के प्रमुख के दफ्तर में था। उनकी बहन और प्रिया की छोटी मौसी कर्नल सुनीता सिंह को। दीदी, इस रात को क्या हुआ? सुनीता, कल सुबह अपनी जांच इकाई की फोरेंसिक टीम और सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ताओं के साथ एक विशेष जांच दल बनाकर तैयार रखना। जब मैं संपर्क करूं तो तुम्हें तुरंत 15वीं डिवीजन के लिए निकलना होगा। कर्नल सुनीता सिंह की आवाज तेज हो गई। 15वीं डिवीजन? क्या कोई बड़ी बात हो गई है? मेजर जनरल मीरा सिंह ने ठंड से कहा। प्रिया के साथ कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा। रिसीवर के दूसरी तरफ से कर्नल सुनीता सिंह की सांस रुकने की आवाज आई। वह अपनी भतीजी से बहुत प्यार करती थी। कौन सी यूनिट? वह यूनिट जहां वह सेवा कर रही है। 15वीं डिवीजन के तहत 73वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, 3री बटालियन, अल्फा कंपनी। ठीक है दीदी, मैं सारी तैयारी करके इंतजार करूंगी। सभी फोन कॉल खत्म करने के बाद मेजर जनरल मीरा सिंह ने खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखा। उनकी आंखें दुख से परे ठंडे गुस्से से जल रही थी। मेरी बेटी को नहीं,
भारतीय सेना के सम्मान को कलंकित करने वालों को मैं माफ नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी जनरल की वर्दी उतारी और लड़ाकू वर्दी पहनना शुरू कर दिया। कल वह डिवीजन कमांडर मीरा सिंह नहीं थी। वह एक बच्चे की मां और अन्याय का न्याय करने वाली एक संहारक के रूप में युद्ध के मैदान में उतर रही थी। अगली सुबह 15वीं डिवीजन की अल्फा कंपनी की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई। कैप्टन विक्रम राठौर हवलदार प्रिया सिंह नामक कांटे के हट जाने से काफी अच्छे मूड में लग रहा था। उसने सुबह की सभा में भी जवानों से फालतू के मजाक किए और अपनी सत्ता का प्रदर्शन किया। प्रिया सिंह बीमारी का नाटक करते करते आखिरकार अस्पताल पहुंची गई। अच्छा हुआ, महिलाओं की मानसिक शक्ति में ही समस्या है। वो अपने पूर्ण अपराध से संतुष्ट था और मानता था कि इस घटना से कंपनी में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। प्रशासनिक सूबेदार सहित अन्य अधिकारी भी उसका मिजाज खराब न करने के लिए झुके हुए थे। यूनिट एक भ्रामक शांति में डूबी हुई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। सुबह ठीक 9 बजे यूनिट के ऊपर एक ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। परेड ग्राउंड पर दौड़ लगा रहे जवान एक एक करके रुक गए और आसमान की ओर देखने लगे। बैरकों की खिड़कियों से अधिकारी सिर बाहर निकालने लगे। एक ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो अपनी विशालता से आसमान को ढकने वाला लग रहा था, यूनिट के ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा था। यह आमतौर पर डिवीजन या कोर कमांडर के निरीक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाला वीआईपी हेलीकॉप्टर था। क्या बात है, प्रशिक्षण योजना में हेलीकॉप्टर लैंडिंग तो नहीं थी। क्या डिवीजन कमांडर आ रहे हैं? जब सब हैरान थे, हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के बीच में उतरने के लिए अपनी ऊंचाई कम करने लगा। तेज हवा के झोंकों ने परेड ग्राउंड की धूल को बवंडर की तरह उड़ा दिया। कैप्टन विक्रम राठौर ने गाली देते हुए बैरक से बाहर छलांग लगाई। कौन है जो बिना इजाजत के यूनिट में हेलीकॉप्टर उतार रहा है? तुरंत सिग्नल मैन को बुलाओ। लेकिन उसकी चीख हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट में दब गई। आखिरकार हेलीकॉप्टर ने अपना भारी शरीर परेड ग्राउंड पर उतारा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और उसमें से उतरने वाले लोगों को देखकर परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी सैनिकों का समय वहीं रुक गया। सबसे पहले जो उतरी वह लड़ाकू वर्दी में 2 चमकते सितारों वाली एक महिला अधिकारी थी, मेजर जनरल लॉ महिला 8वीं डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उनकी आंखें परेड ग्राउंड की हर चीज को भेदने वाली थी। उनके पीछे एक और 2 सितारा जनरल उतरी, पैरा एसएफ की वर्दी पहने। वह भी एक मेजर जनरल थी। जीती जागती किंवदंती पैरा एसएफ कमांडर मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी। उन्होंने अपनी बाहें बांध रखी थी और एक शिकारी की तरह चारों ओर देख रही थी, जैसे अपने शिकार का जायजा ले रही हूं। अंत में जो उतरी वह सेना की सैन्य पुलिस की वर्दी पहने एक कर्नल रैंक की महिला अधिकारी थी, सेना की केंद्रीय जांच इकाई की प्रमुख कर्नल सुनीता सिंह। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था और उनकी आंखें कानून की तरह ही ठंडी और सख्त थी। भारतीय सेना की 3 सबसे शक्तिशाली महिला सैनिक बिना किसी सूचना के एक छोटी सी अग्रिम चौकी के परेड ग्राउंड पर उतर आई थी। कैप्टन विक्रम राठौर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे यहां क्यों हैं? क्या हो रहा है? उसका दिमाग खाली हो गया था। उसे स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। वह सहज रूप से दौड़कर सलामी देने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हिलने से पहले ही मेजर जनरल मीरा सिंह की बर्फीली आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज उठी। इस यूनिट का कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम राठौर कौन है? उस आवाज में एक साधारण सवाल से कहीं ज्यादा एक बड़े तूफान की शुरुआत का संकेत देने वाली ठंडी ऊर्जा थी। यूनिट को घेरे हुए भ्रामक शांति टुकड़े टुकड़े हो गई थी। न्याय का समय शुरू हो गया था। परेड ग्राउंड की सारी हवा जम गई थी। 2 मेजर जनरल और एक सैन्य पुलिस कर्नल, उनसे निकलने वाला दबदबा पूरी कंपनी का दम घोंट रहा था। जवानों ने सांस लेना भी भूल दिया था और अधिकारी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम गए थे। मेजर जनरल मीरा सिंह की आवाज एक बार फिर गूंजी, इस बार और भी धीमी और खतरनाक लहजे में, कैप्टन विक्रम राठौर सामने आओ। तब जाकर कैप्टन विक्रम राठौर होश में आया और लगभग अनजाने में ही आगे कूद पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे और उसका दिल फटने को हो रहा था। वह 3 महिला जनरलों के सामने खड़ा हुआ और गला फाड़कर सलामी दी। जय हिंद। कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम राठौर, डिवीजन कमांडर नहीं, जनरलों के किस काम से उसकी जबान लड़खड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे समझे। मेजर जनरल मीरा सिंह ने उसकी सलामी का जवाब भी नहीं दिया और ठंडी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी कीड़े को देख रही हो। घृणा से भरी नजरें। तुम हो कैप्टन विक्रम राठौर? जी मैडम। तभी पीछे खड़ी पैरा एसएफ कमांडर मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी एक कदम आगे आई। उन्होंने कैप्टन राठौर की ठुड्डी के ठीक सामने अपना चेहरा लाकर धीरे से गुर्राया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी को उस हाल में पहुंचाने की? भतीजी? कैप्टन विक्रम राठौर के दिमाग में कुछ धड़ाम से गिरा। भतीजी प्रिया सिंह? नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल गया।
मेजर जनरल मीरा सिंह ने उसकी आखिरी उम्मीद को भी कुचल दिया। R&R अस्पताल में लेटी हुई हवलदार प्रिया सिंह मेरी बेटी है। एक पल में कैप्टन विक्रम राठौर की दुनिया ढह गई। आसमान पीला दिखने लगा और उसके पैरों की ताकत चली गई। वह लगभग गिर ही पड़ा था। हवलदार प्रिया सिंह, वह महिला सैनिक जिसे वह हमेशा नजरअंदाज करता और कुचलता रहा। वह भारतीय सेना की एक डिवीजन कमांडर की बेटी थी। और इतना ही नहीं, पैरा SF कमांडर उसकी बड़ी ताई और सैन्य पुलिस प्रमुख उसकी छोटी मौसी। उसके दिमाग में वे सभी अत्याचार जो उसने प्रिया के साथ किए थे एक फिल्म की तरह घूमने लगे। गालियां, अपमान, अन्यायपूर्ण आदेश, झूठी रिपोर्टें और अंत में कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण में हत्या का प्रयास। उसकी पीठ से ठंडे पसीने का झरना बह निकला। नहीं, ये गलतफहमी है। जनरलों, जब वह बड़बड़ाकर बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था, सैन्य पुलिस प्रमुख कर्नल सुनीता सिंह ने ठंडे स्वर में उसकी बात काटी। कैप्टन विक्रम राठौर, इस समय से तुम्हें तुरंत तुम्हारे पद से निलंबित किया जाता है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी पर हमला, क्रूर व्यवहार, पद का दुरुपयोग और झूठी रिपोर्टिंग के आरोपों में तुम्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। कर्नल सुनीता सिंह ने इशारा किया और हेलीकॉप्टर के पीछे इंतजार कर रहे 2 हट्टे-कट्टे सैन्य पुलिस जांचकर्ता दौड़कर आए और कैप्टन विक्रम राठौर की दोनों बाहें बेरहमी से पकड़ ली। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं निर्दोष हूं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। कैप्टन राठौर ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की। तब कर्नल सुनीता सिंह ने ठंडे से हंसते हुए अपने ब्रीफकेस से एक कागज निकाला और उसकी आंखों के सामने लहराया। सबूत, हवलदार प्रिया सिंह की दुर्घटना रिपोर्ट, जिसे तुमने व्यक्तिगत लापरवाही बताकर झूठा पेश किया, और वह मेडिकल रिकॉर्ड और निदान पत्र जिसमें तुम्हारे अधीन सेवा करते समय उस बच्ची द्वारा झेले गए दर्जनों शारीरिक और मानसिक कष्टों का दस्तावेज है। यही सबूत है और अब से हम और भी सबूत इकट्ठा करेंगे। उन्होंने परेड ग्राउंड पर जमा सभी सैनिकों की ओर घोषणा की। अब से इस पूरी यूनिट की तलाशी ली जाएगी। यूनिट के सभी संचार उपकरण और दस्तावेज जब्त किए जाएंगे और सभी सैनिकों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाएगी। जो भी सच्चाई छिपाने या झूठा बयान देने की कोशिश करेगा, चाहे वह किसी भी पद का हो, उसे पद के दुरुपयोग का अपराधी माना जाएगा और सैन्य कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा। उनकी घोषणा मौत की सजा की तरह थी। कैप्टन विक्रम राठौर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सैन्य पुलिस उसे घसीटकर ले जा रही थी तो वह चीख रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। न्याय का हेलीकॉप्टर अब न्याय की तलवार बन गया था और उस भ्रष्ट साम्राज्य को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया था। कैप्टन विक्रम राठौर के जाने के बाद परेड ग्राउंड पर भारी खामोशी छा गई। मीरा सिंह, अंजलि भादुड़ी, सुनीता सिंह, तीनों सैनिकों ने अपने अपने तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। कर्नल सुनीता सिंह ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरे जांचकर्ताओं को निर्देश दिए। फोरेंसिक टीम तुरंत कंपनी कमांडर के दफ्तर और प्रशासनिक कार्यालय को सील करे और सभी कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त करे। पूछताछ टीमें 3 सेक्शन में तीराय करमे उरापे बात आबतूर हाबी कर्नल कमांडर में बनकर अभी से सभी जवानों और अधिकारियों के साथ एक एक करके अलग अलग पूछताछ शुरू करें। सभी पूछताछ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जांचकर्ता तेजी से बैरकों की ओर भागे। अचानक हुई इस स्थिति से घबराए हुए प्रशासनिक सूबेदार बलवान सिंह और अन्य अधिकारी सैन्य पुलिस के नियंत्रण में एक जगह इकट्ठा कर दिए गए। सूबेदार का चेहरा राख जैसा हो गया था। इस बीच पैरा SF कमांडर मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी ने अलग तरीके से काम किया। उन्होंने परेड ग्राउंड के कोने में बने प्रशिक्षण सुविधाओं जैसे रस्सी पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स और खाई प्रणाली को तेज नजरों से देखा। वह विशेष बल प्रशिक्षण की विशेषज्ञ थीं। सुविधाओं की रखरखाव की स्थिति देखकर ही वह उस यूनिट के अनुशासन का पता लगा सकती थी। उन्होंने एक पुरानी और खराब रस्सी को हाथ से खींचकर देखा और पास खड़े बटालियन कमांडर की ओर घुर्राया। खबर सुनकर दौड़ा आया। बटालियन कमांडर पहले ही होश खो चुका था। बटालियन कमांडर, क्या तुम इस तरह के उपकरणों से प्रशिक्षण करवाते हो? क्या जवानों की जान की कोई कीमत नहीं है? तुरंत इस यूनिट की सभी प्रशिक्षण सुविधाओं और उपकरणों की सूची और सुरक्षा जांच लॉगबुक लेकर आओ। अगर एक भी चीज झूठी दर्ज की गई तो समझना कि तुम्हारी गर्दन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। बटालियन कमांडर लगभग रोते हुए, ठीक है मैडम, चिल्लाकर भागा। मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी का गुस्सा व्यवस्था की खामियों और लापरवाही पर था। उनकी भतीजी को जहां पीड़ा मिली थी, वहां के हर अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकने की उनकी इच्छा जल रही थी। और मेजर जनरल मीरा सिंह चुपचाप परेड ग्राउंड के बीच में खड़ी थी। वह बस देख रही थी इस मिट्टी के मैदान को जहां उनकी बेटी गिरी होगी, इस ठंडी हवा को जिसमें उनकी बेटी ने सांस ली होगी, इस सारे नजारे को जिसने उनकी बेटी को पीड़ा दी होगी। उनकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। यह सब कुछ याद रखने और हर चीज का न्याय करने की एक मौन प्रतिज्ञा थी। उनकी नजर एक जवान पर पड़ी,
एक युवा जवान जो डर से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपराधबोध और दुख का मिला जुला भाव था। यह वही सिपाही रामपाल था जिसने प्रिया से मदद मांगी थी और कैप्टन राठौर से थप्पड़ खाया था। मेजर जनरल मीरा सिंह धीरे धीरे उसकी ओर चली। उनके चलने से आसपास की सभी निगाहें उन पर टिक गईं। वह सिपाही रामपाल के सामने रुकी और पहले से कहीं ज्यादा नरम लेकिन दुख भरी आवाज में पूछा, तुम हमारी प्रिया के करीब थे? प्रिया नाम सुनते ही सिपाही रामपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिसकते हुए सिर हिलाया। हवलदार मैडम, उप कमांडर मैडम बहुत अच्छी थी। जब मुझे परेशान किया जा रहा था तो केवल वही मेरे साथ खड़ी थी। मेजर जनरल मीरा सिंह ने कांपते हुए हाथ से सिपाही रामपाल के कंधे को धीरे से थपथपाया। धन्यवाद, ऐसा कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस पल उनकी फौलादी आंखों के कोने हल्के से लाल हो गए। यह एक जनरल का नहीं बल्कि एक मां का रूप था। लेकिन उस छोटे से दुख के पल के बाद जो आया वह और भी ठंडा और विशाल गुस्सा था। मेरी बेटी अपने अधीन जवान को बचाने की कोशिश में इस हाल में पहुंची और इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया? 3 सितारे, एक मां का गुस्सा, एक बड़ी ताई का गुस्सा, एक छोटी मौसी का गुस्सा। ये तीनों गुस्से मिलकर एक विशाल लावा बन गए और अल्फा कंपनी नामक भ्रष्ट साम्राज्य को निगलने लगे। सैन्य पुलिस की तलाशी और पूछताछ तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही कैप्टन विक्रम राठौर की सत्ता ढही, दबी हुई सच्चाइयां बाढ़ की तरह बाहर आने लगी। जांचकर्ताओं को कैप्टन राठौर के कंप्यूटर से उसके अत्याचारों के सबूत मिले। उसने अपनी उपलब्धियों को बड़ा छड़ाकर दिखाने के लिए प्रशिक्षण के परिणाम बदले थे और उच्चाधिकारियों को झूठी रिपोर्टें आरका भेजी थी। साथ ही सहकर्मी अधिकारियों के साथ सोशल मीडिया पर हवलदार प्रिया सिंह का नारीवादी और अन्य अपमानजनक शब्दों से मजाक उड़ाने और उसे परेशान करने की योजना बनाने के संदेश भी मिले। पूछताछ कक्ष में जवानों के बयान आने लगे। शुरुआत में बदले की भावना से डरकर चुप रहने वाले जवान भी जब कर्नल सुनीता सिंह ने वादा किया कि सभी बयान पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे और सच बोलने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो एक एक करके बोलने लगे। कैप्टन राठौर साहब केवल हवलदार सिंह मैडम के साथ ही बहुत कठोर थे। वह सबके सामने उनके व्यक्तित्व का अपमान करते थे। उन्हें देर रात तक अकेले अनावश्यक कागजी काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। वह लगभग सो ही नहीं पाती थी। मैंने देखा था कि जब वह सिपाही रामपाल की मदद करने की कोशिश कर रही थी तो कैप्टन साहब ने उन पर हमला किया। कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण के दौरान सबने मना किया, लेकिन कैप्टन साहब ने हवलदार मैडम को अकेले खतरनाक जगह पर भेजा। यह स्पष्ट रूप से हत्या का प्रयास था। खासकर प्रिया के पूर्ववर्ती एक एनसीओ ने चौंकाने वाला बयान दिया। कैप्टन विक्रम राठौर पहले से ही अपने नापसंद अधीनस्थों को लगातार परेशान करके दूसरी यूनिट में भगाने के लिए कुख्यात था। प्रिया केवल उसका सबसे नया शिकार थी। प्रशासनिक सूबेदार बलवान सिंह पूछताछ कक्ष में पूरी तरह टूट गया। उसने कैप्टन राठौर के भ्रष्टाचार को जानते हुए भी नजरअंदाज करने और यहां तक कि साथ देने के अपने सभी अपराध कबूल कर लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी मजबूर था। मुझे डर था कि अगर मैं कैप्टन राठौर साहब की नजरों से उतर गया तो मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। मैं जानता था कि हवलदार मैडम परेशान है, फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया। मैं अपराधी हूं। जिस साम्राज्य को कैप्टन विक्रम राठौर ने अकेले बनाया था वह वास्तव में चुप्पी और उदासीनता के स्तंभों पर खड़ा एक भ्रम था। अब जब वे स्तंभ एक एक करके ढह रहे थे तो पूरा साम्राज्य ढह रहा था। दोपहर तक सैन्य पुलिस ने जांच के परिणामों को मिलाकर एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की। कैप्टन विक्रम राठौर के आरोप क्रूर व्यवहार से बढ़कर पद का दुरुपयोग, आदेश की अवज्ञा, सैन्य संपत्ति को नुकसान और झूठे सरकारी दस्तावेज तैयार करने जैसे अनगिनत आरोपों में बदल गए। इसके अलावा प्रशासनिक सूबेदार सहित कुछ अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही और क्रूर व्यवहार में सहायता करने के आरोप लगाए गए। कर्नल सुनीता सिंह ने अंतरिम रिपोर्ट लेकर मेजर जनरल मीरा सिंह को दी। रिपोर्ट सुनते समय मेजर जनरल मीरा सिंह के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। रिपोर्ट खत्म होने पर उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, एक भी बचना नहीं चाहिए। कानून द्वारा अनुमत उच्चतम सजा दिलाओ, इससे सब कुछ तय हो गया। एक समय का फौलादी साम्राज्य, कैप्टन विक्रम राठौर का साम्राज्य केवल आधे दिन में राख के ढेर में बदल गया। तलाशी और पूछताछ के दौरान मेजर जनरल मीरा सिंह प्रिया के लॉकर को देखने के लिए बैरक की ओर गईं। सैन्य पुलिस की घेराबंदी वाली गलियारे से गुजरकर वह प्रिया के नाम वाले लॉकर के सामने खड़ी हुई। लॉकर के अंदर उसके व्यक्तित्व की तरह सब कुछ करीने से व्यवस्थित था। तय की हुई वर्दी, साफ धुले हुए अंडरगारमेंट, सीधी रखी हुई सैन्य पुस्तकें और एक कोने में एक छोटी सी डायरी रखी थी। मेजर जनरल मीरा सिंह ने कांपते हुए हाथों से डायरी उठाई। उन्हें अपनी बेटी की निजी जगह में झांकने में संकोच हो रहा था, लेकिन उन्हें सच्चाई का आखिरी टुकड़ा जांचना था। उन्होंने डायरी खोली। डायरी में तारीख के साथ छोटी छोटी प्रविष्टियां थीं। यह सैनिक प्रिया सिंह की डायरी नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित इंसान की चीख थी।
आखिरी पन्ना कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण से एक रात पहले लिखा गया था। कल शायद यह नरक खत्म हो जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगी, फिर भी मैं एक सैनिक हूं। मैं अपने देश, अपनी वर्दी, अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगी। भले ही यह शरीर टूट जाए, मेरी आत्मा नहीं झुकेगी। मेजर जनरल मीरा सिंह डायरी को पकड़े हुए बिना आवाज के रो पड़ी। उनकी बेटी ने अकेले कितना भयानक समय सहन किया था, वह संघर्ष हर अक्षर में उनके दिल को छेद रहा था। सच्चाई की एक बर्फीली कील ने उनके दिल को भेद दिया था। जब वो दुख में डूबी थी, मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी पास आई और उनके कंधे को पकड़ लिया। दीदी, बस कीजिए और देखेंगी तो आपका दिल ही फट जाएगा। मेजर जनरल मीरा सिंह ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उनकी आंखें अब दुख से नहीं बल्कि फौलादी दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। नहीं, देखना होगा और याद रखना होगा। मेरी बेटी ने जो दर्द सहा है इस अन्याय को, तभी मैं यह सुनिश्चित कर सकती हूं कि इस धरती पर ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। उन्होंने डायरी को प्यार से अपने सीने से लगा लिया। यह केवल एक सबूत नहीं था, यह उनकी बेटी की न टूटने वाली आत्मा थी और वह कारण था जिसके लिए उन्हें आगे लड़ना था। वह अब अपनी बेटी की जगह इस अन्यायपूर्ण दुनिया से युद्ध करने के लिए तैयार थी। उस दोपहर मेजर जनरल मीरा सिंह हेलीकॉप्टर से R&R अस्पताल के लिए रवाना हुई। मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी और कर्नल सुनीता सिंह ने यूनिट में रहकर बाकी मामलों और जांच को पूरा करने का फैसला किया। VIP वार्ड। मेजर जनरल मीरा सिंह ने दरवाजे के सामने एक गहरी सांस ली। उन्हें एक जनरल के रूप में अपना सारा दबदबा छोड़कर केवल एक मां के रूप में अपनी बेटी का सामना करना था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गईं। प्रिया खिड़की के बाहर शून्य में देख रही थी। आहट सुनकर उसने धीरे से सिर घुमाया और दरवाजे पर खड़ी अपनी मां को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। मां, उसकी जबान लड़खड़ा गई। मेजर जनरल मीरा सिंह का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी बेटी के पास गईं। वह प्रिया के बिस्तर के पास बैठी और अपनी बेटी के कमजोर हाथ को गर्मजोशी से पकड़ लिया। हां प्रिया, मां आ गई है। प्रिया की आंखों से रोके हुए आंसू बह निकले। उसे एक अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। वह एक मजबूत रूप नहीं दिखा सकी और अंत में अपना सबसे कमजोर रूप दिखा दिया। इस आत्मग्लानि ने उसे कुचल दिया था। माफ करना, कमजोर पड़ने के लिए। मेजर जनरल मीरा सिंह ने सिर हिलाया और अपनी बेटी के गाल को प्यार से सहलाया। नहीं मेरी बेटी, तुम कमजोर नहीं हो। तुम मेरे जाने हुए किसी भी सैनिक से ज्यादा मजबूत हो। तुमने अंत तक संघर्ष किया और अपने विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की, बल्कि तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ने वाली यह मां अपराधी है। मुझे माफ कर दो प्रिया, सच में माफ कर दो। अंत में मेजर जनरल मीरा सिंह की आंखों से भी आंसू बह निकले। लौ महिला कही जाने वाली वह अपनी बेटी के सामने टूट गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और देर तक रोती रही। यह वर्दी का वजन या सितारों का वजन नहीं था, यह केवल एक मां और बेटी के आंसू थे। कुछ देर बाद भावनाओं पर काबू पाकर मेजर जनरल मीरा सिंह ने बोलना शुरू किया। प्रिया, आज मां तुम्हारी यूनिट में गई थी। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और जो लोग यह देखते रहे, उन सभी को सजा मिलेगी, इसलिए अब कोई चिंता मत करो। और उन्होंने प्रिया का हाथ और भी मजबूती से पकड़ा। और सबसे जरूरी बात, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं, इसलिए खुद को दोषी मत मानो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। अब से लड़ने के बजाय आराम करो और केवल अपने इलाज पर ध्यान दो। आगे की लड़ाई मां, बड़ी ताई और छोटी मौसी लड़ेंगी, ठीक है? प्रिया ने अपनी मां की गर्मजोशी भरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे निराशा के घने अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई दी हो। उस रात मेजर जनरल मीरा सिंह अपनी बेटी के पास से नहीं गई। उन्होंने रात भर अपनी बेटी का हाथ पकड़े रखा, उसके दर्द भरे समय को सांत्वना दी और जागकर रात बिताई। एक जनरल के सितारे नहीं, बल्कि एक मां के आंसू उस अस्पताल के कमरे को चुपचाप भिगो रहे थे। अल्फा कंपनी पर 3 सितारों के न्याय की खबर तेजी से 15वीं डिवीजन और फिर सेना मुख्यालय तक फैल गई। डिवीजन कमांडर और कोर कमांडर खुद हेलीकॉप्टर से आए और मेजर जनरल मीरा सिंह के सामने सिर झुकाया। माफ कीजिए जनरल मैडम, हमारी अधीन यूनिट में इतनी भयानक घटना हो गई और हम ठीक से ध्यान नहीं दे पाए, यह हमारी गलती है। मेजर जनरल मीरा सिंह ने उन्हें ठंडेपन से नजरअंदाज कर दिया। यह उनकी माफी स्वीकार करने का समय नहीं था। घटना का प्रभाव बहुत बड़ा था। कैप्टन विक्रम राठौर और संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद जो लोग उनकी सत्ता से डरकर चुप थे, वे बोलने लगे। रक्षा मंत्रालय के हेल्पलाइन और सेना मुख्यालय के सतर्कता विभाग में न केवल 15वीं डिवीजन से बल्कि अन्य यूनिटों से भी क्रूर व्यवहार की शिकायतें आने लगी। हवलदार प्रिया सिंह की घटना ने सेना में व्याप्त अन्याय के फोड़े को फोड़ दिया था। खासकर अल्फा कंपनी के जवानों में नाटकीय बदलाव आया। कैप्टन विक्रम राठौर नामक अत्याचारी के चले जाने के बाद यूनिट में तेजी से स्थिरता आई। नए कंपनी कमांडर ने जवानों के साथ संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसने सैन्य पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया और एक ऐसा माहौल बनाया जहां जवान बिना किसी डर के आजादी से गवाही दे सकते थे। सिपाही रामपाल, जिसने प्रिया की मदद करने की कोशिश में थप्पड़ खाया था, सैन्य पुलिस की पूछताछ में सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में से एक बन गया।
उसने डर को दूर किया और जो कुछ भी देखा और सुना था उसे विस्तार से और सटीक रूप से बताया। उसकी हिम्मत ने दूसरे जवानों को भी प्रभावित किया। वे अब चुप नहीं रहे। उन्होंने महसूस किया कि हवलदार प्रिया सिंह के सम्मान को बहाल करना ही उनके अपने टूटे हुए सम्मान को वापस पाने का तरीका है। यहां तक कि कैप्टन विक्रम राठौर के बैच के कुछ अधिकारियों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। सच तो यह है कि कैप्टन राठौर कैडेट के दिनों से ही एक समस्या था। वह अधिकारवादी था और कमजोर साथियों को परेशान करने में उसे मजा आता था। कमीशन मिलने के बाद भी वह नहीं बदला, लेकिन सब उसे नजरअंदाज कर देते थे। हवलदार सिंह की त्रासदी शायद हम सभी की उदासीनता का परिणाम है। प्रिया सिंह पर केंद्रित अन्याय का तीर अब पूरे सैन्य संगठन की संरचनात्मक समस्याओं की ओर निर्देशित एक विशाल भाला बन गया था। कर्नल सुनीता सिंह इन सभी बयानों और सबूतों को इकट्ठा करके कैप्टन विक्रम राठौर और उसके सह अपराधियों को फंसाने के लिए एक विशाल जाल बुन रही थी। वह जाल इतना घना और मजबूत था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। हवलदार प्रिया सिंह का मामला सेना के भीतर से निकलकर मीडिया तक पहुंच गया। शुरुआत में यह एक छोटी खबर थी, अग्रिम चौकी पर महिला एनएसयू प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना में विकलांग। लेकिन जब इसके पीछे सेना के डिवीजन कमांडर की बेटी होने का तथ्य और 2 मेजर जनरल और एक सैन्य पुलिस प्रमुख द्वारा खुद यूनिट में जाकर कंपनी कमांडर को गिरफ्तार करने की नाटकीय कहानी जुड़ी, तो मामला बेकाबू हो गया। डिवीजन कमांडर की बेटी के साथ क्रूर व्यवहार, कंपनी कमांडर गिरफ्तार। जिस दिन सितारे उतरे, यूनिट तबाह हो गई। सेना के भीतर का अन्याय, क्या यह ठीक है? हवलदार सिंह का मामला सवाल उठाता है। मीडिया ने लगातार सुर्खियां बटोरी और जनता में आक्रोश फैल गया। लोग सदमे और गुस्से में थे, खासकर जब यह पता चला कि हवलदार सिंह ने अपनी पृष्ठभूमि छिपाकर अपनी काबिलियत से पहचान बनाने की कोशिश की थी। तो उसके प्रति सहानुभूति और सेना की बंद संस्कृति की आलोचना की आवाजें तेज हो गईं। संसद की रक्षा समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई और रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को खुद उपस्थित होकर सिर झुकाना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने इस घटना को सैन्य अनुशासन की विफलता का प्रतीक बताया और पूरी जांच, दोषियों को सजा और पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों की जोरदार मांग की। जब स्थिति ऐसी हो गई तो सेना का शीर्ष नेतृत्व अब इस मामले को दबा या छिपा नहीं सकता था। सेना प्रमुख ने खुद एक सार्वजनिक बयान जारी किया। सबसे पहले इस घटना से बहुत पीड़ा झेलने वाली हवलदार प्रिया सिंह और उनके परिवार और देश की जनता से मैं गहरी माफी मांगता हूं। सेना इस घटना को एक दर्दनाक सबक के रूप में लेती है और पद की परवाह किए बिना सभी संबंधित व्यक्तियों को कड़ी सजा देगी, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो। हम सैन्य संस्कृति में मौलिक सुधार करेंगे। सेना मुख्यालय ने तुरंत एक संस्कृति सुधार कार्यबल का गठन किया और मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने सेना के भीतर के सभी अन्यायों को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ कार्यबल का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति, प्रिया सिंह की त्रासदी अब पूरे भारतीय सेना को हिला देने वाली एक विशाल लहर बन गई थी। उसके आंसू और खून ने सेना के सड़े हुए घाव को उजागर किया और एक नए बदलाव की विरोधाभासी चिंगारी बन गए थे। उसने अनजाने में ही अपने दर्द से कई अन्य संभावित पीड़ितों को बचाने का मार्ग प्रशस्त किया था। कुछ महीने बाद सैन्य अदालत में पूर्व कैप्टन विक्रम राठौर पर मुकदमा चला। उसे पहले ही अपमानजनक तरीके से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत कक्ष सैन्य अधिकारियों, मीडिया और इस मामले में रुचि रखने वाले नागरिकों से खचाखच भरा था। विक्रम के वकील ने तर्क दिया कि उसके कार्य युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक थे और प्रिया की हालत का बिगड़ना उसकी अपनी पुरानी बीमारी के कारण था। लेकिन कर्नल सुनीता सिंह के नेतृत्व वाली सैन्य अभियोजन टीम द्वारा प्रस्तुत सबूतों ने उसके दावों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दर्जनों जवानों और अधिकारियों के सुसंगत बयान, विक्रम के कंप्यूटर और सोशल मीडिया से मिले स्पष्ट सबूत और प्रिया की डायरी में दर्ज दर्दनाक रिकॉर्ड। निर्णायक रूप से R&R अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख ने एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में गवाही दी कि पीड़िता की स्थिति स्पष्ट रूप से लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण और अंतिम निर्णायक घटना हाइपोथर्मिया और आघात के कारण हुई। अधिग्रहित के पीड़िता की अधिग्रहित कारणहाता अधिग्रहित इलाजी मस्तिष्क क्षति है। मुकदमे का मुख्य आकर्षण व्हीलचेयर पर बैठी प्रिया सिंह की गवाही थी। पुनर्वास उपचार के माध्यम से उसका उच्चारण पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर लग रहा था। सब सांस रोककर उसे देख रहे थे। सैन्य अभियोजक ने पूछा, गवाह, क्या आप आरोपी विक्रम राठौर को माफ कर सकती हैं? प्रिया ने माइक्रोफोन पकड़ा और मुश्किल से लेकिन स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, मैं विक्रम राठौर नामक एक व्यक्ति से नफरत नहीं करती, लेकिन उसने जो किया और उस व्यवहार को संभव बनाने वाली सेना की गलत संस्कृति को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मेरे जैसे और पीड़ित न हो, इसके लिए उसे अपने अपराधों के लिए उचित सजा मिलनी ही चाहिए। उसके शब्दों ने अदालत में एक गहरी गूंज छोड़ी। अंत में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
आरोपी विक्रम राठौर को सैन्य सेवा अधिनियम का उल्लंघन, पद का दुरुपयोग, क्रूर व्यवहार, गंभीर चोट पहुंचाना और झूठे सरकारी दस्तावेज तैयार करने के सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है और 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा क्रूर व्यवहार में सहायता करने वाले सूबेदार बलवान सिंह को 2 साल की कैद और 3 साल के लिए निलंबित सजा दी जाती है। यह सैन्य अदालत के लिए एक असाधारण रूप से कठोर सजा थी। विक्रम फैसला सुनकर अदालत में ही बेहोश हो गया। उसके पतन को देखने वाले लोगों ने न्याय की जीत पर तालियां बजाईं। मुकदमा खत्म होने के बाद अदालत से बाहर निकलती प्रिया के साथ उसकी मां मीरा सिंह, बड़ी ताई अंजलि भादुड़ी और छोटी मौसी सुनीता सिंह थी। उन्होंने चुपचाप प्रिया की व्हीलचेयर को धकेला। एक लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। कानून का न्याय हो चुका था, लेकिन प्रिया की लड़ाई अब शुरू हुई थी। उसे हर दिन कठिन पुनर्वास उपचार से गुजरना पड़ता था। अकड़ी हुई मांसपेशियों को ढीला करना, ठीक से चलना और बोलना फिर से सीखना, यह कल्पना से परे दर्दनाक प्रक्रिया थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सैनिक के दिनों में कठिन प्रशिक्षण को पार करने वाली उसकी मजबूत मानसिक शक्ति अब पुनर्वास के लिए एक इच्छा शक्ति के रूप में जल रही थी। उसके साथ हमेशा उसका मजबूत परिवार था। मेजर जनरल मीरा सिंह अपने व्यस्त सैन्य जीवन के बावजूद हर सप्ताहांत अपनी बेटी से मिलने आती। मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी ने अपने विशेष बल के अंदाज में मजेदार और शक्तिशाली प्रोत्साहन से उसे हंसाया और कर्नल सुनीता सिंह ने कानूनी और प्रशासनिक सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतने के साथ प्रिया को चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। वर्दी उतारते दिन वह शांत थी। भले ही एक सैनिक के रूप में उसका सपना अधूरा रह गया था, उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया था। उसने अपने अनुभव के आधार पर सेना के भीतर मानवाधिकार के मुद्दों और घायल सैनिकों, युद्ध या सेवा के दौरान घायल हुए सैनिक की स्थिति में सुधार के लिए काम करने का फैसला किया। उसने मीडिया साक्षात्कारों में सक्रिय रूप से अपनी कहानी बताई और उसकी कहानी से प्रभावित होकर कई लोगों ने दान दिया। प्रिया ने इस दान और परिवार के समर्थन से वीर सैनिक सहायता फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करने वाले सैनिकों को कानूनी सलाह देता, पुनर्वास उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता और समाज में उनकी वापसी में मदद करता। व्हीलचेयर पर उसकी छवि अब कमजोरी का प्रतीक नहीं थी। यह अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत का एक पदक और घायल लोगों को गले लगाने की उम्मीद का प्रतीक बन गया था। कुछ साल बाद प्रिया सिंह भारत की सबसे प्रभावशाली सैन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक बन गई थी। वह व्हीलचेयर के बिना एक छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल सकती थी। उसका उच्चारण अभी भी थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन उसके शब्दों में किसी से भी ज्यादा ताकत और सच्चाई थी। वह पूरे देश में व्याख्यान देती थी। खासकर वह उन जगहों पर जाना पसंद करती थी जहां नए सैनिक तैयार होते थे, जैसे भर्ती प्रशिक्षण केंद्र, एनसीओ अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। वह अपने अनुभव को साझा करते हुए भविष्य के सैनिकों को बताती कि सच्ची सैनिक भावना क्या है। सच्ची ताकत अपने अधीनस्थों को दबाने और झुकाने से नहीं आती। यह एक अधीनस्थ के दर्द को समझने, उनकी रक्षा करने और उनके साथ मिलकर बढ़ने वाले नेतृत्व से आती। कृपया आप ऐसे कमांडर न बने जो मेरे जैसे और पीड़ितों को जन्म दे, बल्कि ऐसे सच्चे सैनिक बने जो मेरे जैसे पीड़ितों की रक्षा करें। उसके व्याख्यान ने कई युवा सैनिकों के दिलों को छुआ। चूंकि वह खुद एक घायल सबूत थी, उसके शब्द किसी भी पाठ्यपुस्तक से ज्यादा जीवंत शिक्षा थे। उसका फाउंडेशन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब वह सरकार के साथ मिलकर नीतियां बनाने में भी सहयोग करने लगा। उसके द्वारा प्रस्तावित सैनिक मानवाधिकार संरक्षण अधिकारी प्रणाली और घायल सैनिक पुनर्वास सहायता विस्तार विधेयक संसद में पारित हुए। एक समय सेना नामक संगठन के भीतर सबसे गहरा घाव झेलने वाली वह अब उस संगठन को ठीक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। वह सच्चे अर्थों में एक घायल मरहम बन गई थी। प्रिया सिंह की घटना के बाद अल्फा कंपनी पूरी तरह से बदल गई थी। कैप्टन विक्रम राठौर का आतंक का शासन समाप्त हो गया था और संवाद और सम्मान की संस्कृति ने जगह ले ली थी। नए कमांडरों ने प्रिया जैसी दूसरी घटना को रोकना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया। जिन जवानों में प्रिया की रक्षा न कर पाने का अपराध बोध था, वे अब अन्याय को रोकने में सबसे आगे थे। जब कोई नया सैनिक आता तो वे सबसे पहले अपना अनुभव बताते और सिखाते कि अगर कोई मुश्किल हो तो कभी अकेले मत सहना, किसी से भी बात करना। सिपाही रामपाल, जिसने प्रिया से मदद मांगी थी, अब एक सक्षम हवलदार बन गया था और एक सेक्शन कमांडर था। वह अपने अधीनस्थों की सबसे ज्यादा देखभाल करने वाले सर्वश्रेष्ठ सेक्शन कमांडरों में से एक के रूप में प्रशंसा पाता था। वह कभी कभी प्रिया के फाउंडेशन में गुमनाम रूप से छोटी राशि दान करता था। यह उसके प्रति उसकी माफी और कृतज्ञता का प्रतीक था। सेना मुख्यालय ने हवलदार प्रिया सिंह के मामले को एक कमांडर के अन्याय का यूनिट की युद्ध क्षमता पर प्रभाव पर एक आधिकारिक प्रशिक्षण सामग्री के रूप में अपनाया। कैप्टन विक्रम राठौर का नाम सैन्य इतिहास में सबसे खराब कमांडरों में से एक के रूप में दर्ज किया गया और प्रिया सिंह का नाम न टूटने वाली सैनिक भावना का प्रतीक बन गया।
जिस यूनिट में त्रासदी हुई थी वह विडंबना से सबसे स्वस्थ और सुरक्षित यूनिटों में से एक बन गई थी। जिस ठंडी जमीन पर एक फूल कुचल दिया गया था, वहां अब उम्मीद के अनगिनत नए फूल खिल रहे थे। एक सुनहरी पतझड़ के दिन राष्ट्रीय समर स्मारक के एक शांत हिस्से में 3 महिला सैनिक और 1 महिला इकट्ठा हुई। अब क्रमशः कोर कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख पदों पर पहुंची। मेजर जनरल मीरा सिंह और मेजर जनरल अंजलि भादुड़ी और जनरल पदोन्नति के करीब कर्नल सुनीता सिंह और छड़ी के सहारे उनके पास खड़ी प्रिया सिंह। वे प्रिया के दादा यानी जनरल मीरा सिंह के पिता और 1971 के युद्ध नायक स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल इंदर सिंह गिल की स्मृति में खड़े थे। जनरल मीरा सिंह ने पहले स्मारक पर सलामी दी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जिस सेना की रक्षा के लिए आपने अपनी जान दे दी, उसी सेना में मेरी बेटी, आपकी पोती को पीड़ा झेलनी पड़ी। कृपया स्वर्ग से इस बच्ची की रक्षा करें। जनरल अंजलि भादुड़ी ने खिलखिलाकर कहा, पिताजी, ज्यादा चिंता मत कीजिए, हमारी प्रिया मुझसे भी ज्यादा मजबूत महिला बन गई है और जब तक हम हैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। कर्नल सुनीता सिंह ने चुपचाप स्मारक को पहुंचते हुए कहा, जैसा कि आप हमेशा कहते थे, एक न्यायपूर्ण सेना बनाने के लिए मैं भी अपनी जगह पर पूरी कोशिश करूंगी। अंत में प्रिया ने अपनी छड़ी रखी और धीरे धीरे स्मारक के सामने खड़ी हो गई। उसने सलामी के बजाय गहरा सिर झुकाया। दादाजी, भले ही मैंने वर्दी उतार दी है, लेकिन आपने जो सैनिक भावना मुझे दी है वह मेरे दिल में हमेशा जीवित रहेगी। अब मैं एक अलग तरीके से आपके देश की सेवा करूंगी, देखते रहिएगा। चारों लोग देर तक चुपचाप इस स्मारक को देखते रहे। उनके कंधों पर लगे सितारे और पद अब मायने नहीं रखते थे। वे बस एक दूसरे की परवाह करने वाले और प्यार करने वाले एक परिवार थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में एक एक करके तारे चमकने लगे थे। मीरा सिंह ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और आसमान की ओर इशारा किया। प्रिया, उन सितारों को देखो। हर सितारा अकेला कमजोर लगता है, लेकिन वे मिलकर रात के आसमान को रोशन करते हैं। हम भी उन सितारों की तरह एक दूसरे को रोशन करेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। प्रिया ने अपनी मां को देखकर खुलकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरी और सुंदर चमक थी, जो केवल घावों पर विजय पाने वाले व्यक्ति के पास हो सकती। फौलादी इच्छा शक्ति से अन्याय का सामना करने वाली एक लड़की, उसके दर्द पर प्रतिक्रिया देने वाले सितारों के आंसू, यह सब मिलकर भारतीय सेना के इतिहास को बदल गया और एक नई उम्मीद को जन्म दिया। तारों की रोशनी से भरे रात के आसमान के नीचे 4 लोगों का परिवार एक दूसरे की गर्मजोशी को महसूस करते हुए एक बेहतर कल की चुपचाप कसम खा रहा था।